ऑडियो 1। विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक। ब्रह्मांड न तो अनगढ़ है न बेतुका। सौर मंडल हमारा बड़ा परिवार। खगोल विज्ञानियों के अनुसार अपनी पृथ्वी को एक गैस बादल से समुद्र का पिंड गोलक का रूप धारण करने वाले समय को प्रायः 11 अरब वर्ष हुए हैं। सौर मंडल के अन्य सदस्यों का जन्म भी प्रायः एक साथ हुआ, इससे उनकी आयु भी वही मानी जाएगी। इसके अपवाद भिन्न भिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न संख्या में देखे गए। चंद्रमा हो सकते हैं जो बाद में बनते रहे हैं। पृथ्वी के चंद्रमा के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र वाले गड्ढे से टूटकर अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पदार्थ भर है, जो गिर तो पड़ा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण परिधि को लांघ न सकने के कारण उसी के इर्द गिर्द परिभ्रमण करने लगा। यही बात अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं के संबंध में भी लागू होती है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के मध्य में नहीं है, वरन एक कोने में पड़ी है। ठीक इसी प्रकार अपना सौर मंडल भी मंदाकिनी आकाश गंगा के ठीक मध्य में अवस्थित न होकर एक कोने में पड़ा है। सूर्य प्रति सेकंड 220 किलोमीटर की गति से अपने सौर मंडल सहित आकाश गंगा केंद्र की परिक्रमा करता है। इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि जब से धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक उस केंद्र की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाई है। अपनी आकाश के गंगा केंद्र से यह सौर मंडल 30,000 प्रकाश वर्ष हटकर है। अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों की तरह ही अपने इस सौर मंडल का भी सृजन हुआ है। वाष्पीय महामेघ न केवल अपने केंद्र में फटा, वरन उसके टुकड़े भी उसी क्रम से फटते चले गए। अपने अपने उद्गम केंद्र के इर्द गिर्द उसकी आकर्षण शक्ति के कारण परिभ्रमण करने की स्थिति में फंसते चले गए। विस्फोट के जिस क्रम से वितरण विकिरण फैलता है, उसी अनुपात से आकर्षण भी उत्पन्न होता है। वह अपने परिकर को एक सीमा तक ही बिखरने देता है, इसके बाद सभी को एक सूत्र में समेट लेता है और परिवार क्रम के अनुरूप निर्वाह करने लगता है। ब्रह्मांड में विद्यमान अनेकानेक सौर मंडलों के संबंध में यह घटनाक्रम घटित हुआ है। अपने सौर मंडल के सदस्यों में कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह। ग्रहों में सूर्य को छोड़कर 9 ग्रह हैं। इनमें से कुछ तो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अधिक दूरी तथा रोशनी की कमी के कारण विशेष उपकरणों से ही देखे जा सकते हैं। इन ग्रहों की दूरी, परिधि, भ्रमण कक्षा तथा प्रति सेकंड चाल का लेखा जोखा इस प्रकार है। बुध। सूर्य से अधिकतम दूरी 297 लाख किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, अपनी धुरी पर परिभ्रमण 59 दिन। दौड़ की गति प्रति सेकंड 47.9 किलोमीटर। शुक्र। सूर्य से अधिकतम दूरी 1090 लाख किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन। अपनी धुरी पर एक चक्कर 244 दिन। गति प्रति सेकंड 35 किलोमीटर। पृथ्वी। दूरी 1521 लाख किलोमीटर। सूर्य परिक्रमा 335.26 दिन। धुरी पर चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। गति 29.8 किलोमीटर। मंगल। दूरी 2491 लाख किलोमीटर। परिक्रमा
687 दिन। चक्कर 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड। गति प्रति सेकंड 24.1 किलोमीटर। बृहस्पति, दूरी 8,957 लाख किलोमीटर। परिक्रमा 11.86 वर्ष। धुरी भ्रमण 10 घंटा 14 मिनट। गति प्रति सेकंड 13.1 किलोमीटर। शनि, दूरी 1,570 लाख किलोमीटर। परिक्रमा 29.46 वर्ष। धुरी भ्रमण 10 घंटा 14 मिनट। गति 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यूरेनस, दूरी 30,040 लाख किलोमीटर। परिक्रमा 84.1 वर्ष। धुरी 11 घंटे। गति 6.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेपच्यून, दूरी 45,370 लाख किलोमीटर। परिक्रमा 164.8 वर्ष। धुरी 16 घंटे। गति 5.4 सेकंड। प्लूटो, दूरी 73,750 लाख किलोमीटर। परिक्रमा 247.7 वर्ष। धुरी 6 दिन 9 घंटे। गति 4.7 प्रति सेकंड। सौर मंडल के चंद्रमाओं की खोज में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। धरती का एक चंद्रमा सर्वविदित है, उसे आंखों से देखा जा सकता है, पर सौर मंडल के अन्य ग्रहों में किसके इर्द गिर्द कितने चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं, इसका पता खोजबीनों के सहारे धीरे धीरे ही हस्तगत होता रहा है। इस संदर्भ में नवीनतम जानकारी देने वाला एक नक्शा वैज्ञानिक पत्रिका नेशनल ज्योग्राफी में कुछ दिन पूर्व ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें पृथ्वी के एक चंद्रमा के अतिरिक्त मंगल के 2, बृहस्पति के 16, शनि के 16, यूरेनस के 5, प्लूटो का 1, नेपच्यून के 2 चंद्रमा दर्शाए गए हैं। इस प्रकार सौर परिवार का चंद्र समुदाय 43 सदस्यों का हो जाता है। यह अपने मूल ग्रहों से महत्वपूर्ण आदान प्रदान करते हैं। आमतौर से वे लेते अधिक और देते कम हैं, पर बृहस्पति का ईओ चंद्रमा इसका अपवाद भी है। वह अपनी विशेष परिस्थिति के कारण 20,000 एम्पियर की एक विद्युत धारा अपने बृहस्पति की ओर भेजता है। इस कारण वहां एक प्रकार का सायरन सदा बजता रहता है। अन्य ग्रहों के विशेषतया सौर मंडल के अनुदान अपनी पृथ्वी को निरंतर मिलते रहते हैं। इनमें से कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपहार उल्काओं के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। धरती पर उल्काएं निरंतर बरसती रहती हैं। उनमें से कुछ तो वायुमंडल में प्रवेश करते समय ही जल भुन जाती हैं, कुछ बचे या भुने रूप में धरातल पर बरसती रहती हैं। उनसे न केवल पृथ्वी के भार में अभिवृद्धि होती है, वरन और भी बहुत कुछ मिलता रहता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक उल्का पिंडों की श्रृंखला परिभ्रमण करती है। इसे एस्टेरॉयड मंडल कहते हैं। उसमें कुछ बहुत छोटे आम अमरूद जैसे और कुछ 1,000 किलोमीटर व्यास तक के उल्काखंड हैं। इनमें से कुछ कभी कभी पथभ्रष्ट होकर पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। फलतः उसके वायुमंडल में प्रवेश करते समय उन्हें भयंकर घर्षण का सामना करना पड़ता है। इसमें वे बुरी तरह जल भुन जाते हैं। उनके अधजले खंड कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरते हैं। इनको उल्कापात या
टूटते हुए तारे के रूप में देखा समझा जाता है। गणितीय आधार पर जाना गया है कि प्रायः 1000 टन उल्का धूलि धरती पर गिरती है। उसके वजन में यह वृद्धि हर वर्ष होती चली जाती है। भूतकाल में उल्कापात जितना होता था अब उतना नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल का क्रमशः अधिक सघन होते चले जाना है। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव में उस पर भयंकर उल्कापात होता रहता है। उसके धरातल में पाए जाने वाले गड्ढे इसी कारण बने हैं। पृथ्वी पर अनेक सरोवर इसी कारण बने हैं। खंडों में उल्कापात होने से पृथ्वी की गहरी सतह भी प्रभावित होती रही है और उस कारण भूकंपों और ज्वालामुखियों का नया आधार खड़ा होता रहा है। उल्काओं ने जहां धरती को लाते मारकर चिकोटी काट काट कर उत्तेजित किया और परिवर्तन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है, उस दृष्टि से उन्हें श्रेय भी दिया जा सकता है। यूं अपने समतल गोलक को चेचक जैसा दाग, दगीला और कुरूप भी उन्हीं ने बनाया है। अणुओं का परिवर्तन और सम्मिश्रितकरण में भी इस प्रहार प्रक्रिया से बहुत सहायता मिली है। सामान्य निर्जीव अणुओं का सूक्ष्मजीवी स्तर तक विकसित होना एवं फफूंदी शैवाल से बढ़ते बढ़ते वनस्पति स्तर तक पहुंचने में भी परिवर्तन गति को बढ़ाने में उल्काओं की अच्छी खासी भूमिका रही है। जीन्स ढांचे को सुनिश्चित रूप देने में फ्रांसिस क्रिक का कथन यह भी है कि धरती का जीवन उल्कापातों के माध्यम से धरती पर उतरा है। स्वीडन के दार्शनिक स्वांत आहेर्नियस ने भूतकाल की तरह इन दिनों भी आकाश से धरती पर जीवन की अनेक धाराओं के उतरने की बात कही थी। उनका आधार दर्शन था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया, पर अब उनके मत को वैज्ञानिक प्राश्रय मिल रहा है और यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि अंतरिक्ष और धरातल के बीच न केवल पदार्थों और ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, वरन जीवन की विशिष्ट धाराएं उतरने का भी अनुभव होता है। सूर्य के अनुदान में व्यवधान या व्यतिरेक उत्पन्न होने से धरती निवासियों के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी दुर्घटनाओं को गिना जाता है। वनस्पति के उत्पादन एवं गुण धर्म में अंतर पड़ना वातावरण में उलट पुलट होने के कारण देखा जाता है। प्राणी जगत की प्रवृत्तियों के सामान्य क्रम में अंतर आने और प्रवाह उलटने पर संबंधित व्यवस्थाएं भी ऐसी ही उथल पुथल में गड़बड़ाती हैं। कुल मिलाकर सूर्य द्वारा उगले गए अव्यवस्थित उफान के सामान्य क्रम से व्यतिरेक ही उत्पन्न करते हैं और उसके कारण अभ्यस्त ढर्रे में व्यतिरेक होने के कारण चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच जो आदान प्रदान सामान्यतया चलते रहते हैं, संतुलन बने रहने में सहायता करते हैं, उनमें भी इस कारण अव्यवस्था फैलती है और उस कारण विशेष रूप से विकसित और प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों के साथ अधिक घनिष्ठ होने के कारण मनुष्य ही अधिक प्रभावित होता है। सौर कलंकों के उभार वाले वर्षों में पिछले दिनों सर्वविदित दुर्घटनाएं विनाशकारी युद्धों के रूप में सामने आई हैं। 1750 से 1850 तक के 200 वर्षों की घटनाओं पर इस संदर्भ में दृष्टिपात करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सौर विकिरण का प्रभाव मनुष्यों की युद्धोन्माद प्रवृत्ति के रूप में किस कारण उबल पड़ता है और किस तरह भयानक मार काट मचती है। 1763 ब्रिटेन युद्ध, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, 1805 ट्रेफल्गर युद्ध, 1815 वाटरलू युद्ध,
1857 भारत गदर, 1865 अमेरिकी गृह युद्ध, 1904 रूस जापान युद्ध, 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1934 द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये सभी समय ऐसे थे जिनमें सूर्य कलंक चरम ऊर्जा उगल रहे थे। सौर कलंकों की विशालता का एक अधिक प्रामाणिक और स्पष्ट चित्र स्काईलैब यान से धरती पर भेजा था। उसमें 5,60,000 मील ऊंचाई तक उठती और चारों ओर फैलती हुई ज्वालाएं दिखाई गई हैं। इससे पूर्व भी और बाद में भी ऐसे अनेक अवसर आते रहे हैं जिनमें इन ज्वालाओं की ऊंचाई तथा चौड़ाई इससे भी कहीं अधिक थी। ऐसे वर्षों में चर्म रोग से लेकर कैंसर अर्बुदों में असाधारण वृद्धि होती है। आत्महत्याओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाता है। बलात्कार, अपहरण, आक्रमण एवं अपराधों का दौर रहता है। उत्तरी ध्रुव की गतिविधियां असामान्य हो उठती हैं। चुंबकीय तूफान आते हैं और रेडियो, टेलीविजन जैसे संचार साधनों में गड़बड़ी होती है। सौर ज्वालाएं छोटी भी होती हैं और बड़ी भी। थोड़ी देर में ही उछलकर आकाश में विलुप्त भी हो जाती हैं और देर तक उनकी शिखा यथावत बनी रहकर लहराती रहती है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक अपने एक रूप में बनी रहती हैं। बाद में उनका स्वरूप घटता या बढ़ता रहता है। इन्हीं अव्यवस्थित परिस्थितियों में नेपोलियन, चंगेज खां, सिकंदर, हिटलर जैसे दुर्दांत व्यक्ति जन्म लेते हैं। उस अवधि में सर्वत्र उत्तेजना छाई रहती है। इसका कई क्षेत्रों को तो कुछ लाभ भी होता है, किंतु मनुष्यों में विशेष रूप से आवेश दृष्टि रहती है। उनका संतुलन शिथिल पड़ता जाता है और उद्धत कार्य करने लगते हैं। अपराधी प्रवृत्तियां पनपती हैं और विग्रह खड़े होते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। इस पर रहने वाले प्राणी भी उसी के नाती पोते पर पोते हैं। हम सभी को इस पारिवारिकता के अनुदानों और उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए। साथ ही आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को समझना चाहिए, जिन्हें अपनाकर अनुकूलता का लाभ उठाया और प्रतिकूलता का सामना किया जाता है। ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन। मनुष्य का हृदय धड़कता है और उस आधार पर समस्त शरीर में रक्त संचार एवं गतिशीलता का माहौल बनता है। धड़कन बंद हो जाने पर शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। ब्रह्मांड को भी ईश्वर का विराट रूप माना गया है। उसका भी कोई हृदय होना चाहिए। यह धड़कन वैज्ञानिकों ने सुनी है और उसे किसी तारे से आने की कल्पना छोड़कर यह स्वीकार किया है कि यह ब्रह्मांड की हृदय धड़कन है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से कुछ क्रमबद्ध रेडियो संकेत आते रहते हैं। उनके संबंध में कई अनुमान लगाए जाते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि किसी विकसित सभ्यता वाले लोकवासी पृथ्वी के साथ संबंध सूत्र जोड़ने के लिए यह आदान प्रदान संकेत भेजते हैं। अब उनके संबंध में अधिक जानकारी मिली है और प्रतीत हुआ है कि पल्सार्स तारों से एक विशेष प्रकार की शक्तिशाली रेडियो बौछार होती है। वही इन बीप बीप संकेतों के रूप में धरती तक आते आते बदल जाती है। इतनी सशक्त रेडियो बौछार का समीपवर्ती क्षेत्र में और कोई उद्गम स्रोत है नहीं। यह पल्सार्स तारे क्या हैं, इनका विवेचन करते हुए अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने इनकी संरचना अद्भुत बताई है। वे कहते हैं कि जब कोई तारा जीर्ण शीर्ण होकर मरणासन्न होता है, तब उसका विस्तार सिकुड़ते सिकुड़ते अत्यंत सघन हो जाता है।
विशाल विस्तार थोड़े से में सिमट जाता है। सूर्य अपनी पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। यदि इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाए तो वह पिचक कर मात्र 10 किलोमीटर व्यास का गोला बन जाएगा। इतने पर भी उसका भार उतना ही बना रहेगा जितना अब है। सभी मरणासन्न तारों की यही स्थिति होती है। इस सिकुड़न में जहां विस्तार कम होता है वहां उनकी रेडियोधर्मिता असंख्य गुनी बढ़ जाती है और वह समूचे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। दूरी के हिसाब से जो ग्रह जितने समीप होते हैं वे उस विकिरण से उतने ही अधिक प्रभावित होते हैं। दूरी बढ़ते जाने पर प्रभाव घटते जाना स्वाभाविक है। रुक रुक कर विकिरण धरती पर आने से लगता है ब्रह्मांड का दिल धड़कता है। मनुष्य का हृदय जिस तरह धुक धुक करता रहता है उसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से इन संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने पर लगता है कि ब्रह्मांड शरीर का कोई हृदय केंद्र है और वहां यह धड़कन जैसी हलचल होती है। इस मान्यता की संगति इसलिए और भी अधिक अच्छी तरह बैठ जाती है कि प्रकृतिगत हलचलों के पीछे भी किसी पेंडुलम गति को काम करते समझा जाता है। घड़ी की हलचल पेंडुलम क्रम पर आधारित है। हृदय की धड़कन को भी पेंडुलम व्यवस्था माना जाता है। ब्रह्मांड का क्रम भी इसी आधार पर चल रहा हो तो क्या आश्चर्य। इस पल्सार समूह में भी एक विलक्षण है। इसका नाम 153 रखा गया है। यह अपने स्थान पर अवस्थित है। अन्य साथियों की तरह अपनी धुरी पर घूमता नहीं और बौछार का सतत क्रम चलाता है, जबकि अन्य धुरी पर घूमने के कारण ध्रुव केंद्र सामने होने पर ही पृथ्वी की ओर बौछार पहुंचा पाते हैं। इस समुदाय का एक ही स्थिर क्यों है? इसके बारे कहा जाता है कि यह पिछले ब्रह्मांड का बचा हुआ अवशेष है जो किसी प्रकार किसी कोने में महाप्रलय और महासृजन की चपेट में आने से बच गया है। नाचता सूर्य जो 70,000 ने देखा। घटना 13 अक्टूबर 1917 की है। पुर्तगाल के कोबिडा इरिया नामक स्थान में 3 बच्चों ने पेड़ पर लटकते एक प्रकाश को देखा। प्रकाश के बीच में एक चंद्र वदनी देवी मुस्कुरा रही थी। लड़के डरने लगे तो उस देवी ने कहा, डरो मत, मैं स्वर्ग से आई हूं। तुम लोग इसी समय आया करो तो प्रकाश समेत मेरे दर्शन करते रह सकोगे। लड़कों ने बात सब जगह फैला दी। दूसरे दिन उस गांव के आसपास के लोग 70,000 की संख्या में उस स्वर्ग की देवी के दर्शन करने एकत्रित हुए। युवती के दर्शन तो न हुए पर लोगों ने बादलों के बीच चांदी जैसा चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश का गोला देखा। दर्शकों में पढ़े बिना पढ़े, आस्तिक नास्तिक, मूढ़ तार्किक, विद्वान सभी किस्म के लोग थे। सभी ने उस समय वह प्रकाश पुंज देखा और आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर यह है क्या। गोला स्थिर न रहा। उसने कई घेरे बनाकर कलाबाजियां खानी शुरू की। गोला तश्तरी जैसा हो गया। इसकी कई प्रकार की आकृतियां बनने लगी। बहुत समय तक उसमें इंद्रधनुष उभरा रहा। इंद्रधनुष बहुत लंबा था। अंतरिक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसकी लंबाई थी। इस समय हल्की वर्षा हो रही थी। दर्शकों के कपड़े उसमें भीग रहे थे। इतने में प्रकाश के गोले ने एक गर्म लहर का चक्कर लगाया और देखते देखते सबके कपड़ों से भाप उठने लगी और वे सब ऐसे सूख गए मानो वर्षा से किसी के कपड़े भीगे ही न हो। इस घटना की जानकारी मिलने पर सारे पुर्तगाल में तहलका मच गया। पुर्तगाल के सर्व प्रख्यात दैनिक पत्र मार्से क्यूलो के संपादक ने इस घटना का आंखों देखा
विवरण छापा और उसे सूर्य का नृत्य नाम दिया। मनोवैज्ञानिकों में से कुछ ने तुक ठिठाई की कि 70,000 व्यक्ति एक ही कल्पना से आबद्ध थे। फलतः उन्हें वैसा ही स्वरूप प्रतीत हुआ। जिनकी समझ में यह तुक नहीं आई, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में इसे दैवी चमत्कार कहते हुए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति का बोधक बताया। भौतिक के विज्ञानी और मनोविज्ञानी ऐसी घटनाओं का अपने ढंग का अर्थ लगाते हैं। मनोविज्ञानी V.G. जुग ने अपनी पुस्तक फ्लाइंग सासर पुस्तक में एक घटना का वर्णन लिखा है कि एक जगह 4 व्यक्तियों को एक प्रकाश का गोला दिखा, पर मुझे नहीं दिखा। इसका कारण यह है कि वे 4 व्यक्ति पहले से ही वैसी कल्पना किए बैठे थे, पर मेरी कल्पना वैसी न थी। फिर भी यह एक प्रश्न बनता ही रहता है कि 70,000 व्यक्तियों को एक ही तरह का दृश्य एक ही समय में कैसे दिखा। भौतिक विज्ञानी इसे ब्रह्मांडीय हलचल कह सकते हैं, फिर भी उसका कुछ कारण तो होना चाहिए। 70,000 लोगों ने एक ही समय में एक ही घटना देखी। सबके गीले कपड़ों से पानी भाप बनकर उड़ा और कपड़े सूख गए कैसे? इन प्रश्नों का उत्तर अभी भी देना बाकी है। मनोवैज्ञानिक जादूगरी, मास हिप्नोटिज्म या ब्रह्मांड में हुई कोई घटना कहने से काम चलता नहीं। इसे एक दैवी चमत्कार मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं। दैवी चमत्कार भी इस विश्व व्यवस्था और प्रकृति घटना का ही एक अंग ही तो है। यहाँ सब कुछ चल रहा है, अचल कुछ भी नहीं। इस जगत में स्थिर कुछ नहीं, सब कुछ चलायमान है। मनुष्य अपने अधिकार एवं संपर्क के पदार्थों एवं व्यक्तियों के बिछुड़ने पर उद्विग्न होता है। तब वह भूल जाता है कि यह प्रकृति का अनिवार्य नियम है। एक का मरण ही दूसरे का जन्म है, एक की हानि ही दूसरे का लाभ है। यदि पदार्थ और व्यक्ति एक स्थिति में यथावत भी बने रहें, तो फिर यहाँ स्तब्ध जड़ता का ही साम्राज्य होगा। हलचलें ही इस विश्व की शोभा बनाए हुए हैं। उत्पादन, वृद्धि और मरण का क्रम ही इस संसार में शोभा, सुषमा, सक्रियता और नवीनता बनाए रहने में समर्थ हो रहा है। इच्छा अथवा अनिच्छा से इस विधि विधान को इसमें स्वीकार करना पड़ता है। न केवल मनुष्य जीवन से संबद्ध क्षेत्र में, वरन इस विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक क्षेत्र में उलट पुलट की महान गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। अपनी धरती को ही लें, उसके दृश्यमान क्षेत्र में कितने अद्भुत परिवर्तन होते रहते हैं। आज जहां जल है वहां कल थल बन जाता है, और जहां थल है वहां जल का विशाल भंडागार दिखाई पड़ता है। परिवर्तन के प्राकृतिक नियम से अपना भूतल तक बच नहीं सका, फिर बेचारा मनुष्य सदा एक ही स्थिति में बना रहे, उससे संबद्ध पदार्थ और व्यक्ति यथास्थान बने रहे, यह कैसे हो सकता है? पृथ्वी के जल थल भाग का जैसा नक्शा आज हम भूगोल एवं एटलस की पुस्तकों में देखते हैं, सदा से वैसी ही स्थिति नहीं रही है। उसमें ढेरों बार उलट पुलट होती रहती है। जहां आज अथाह जलराशि का समुद्र फैला हुआ है, वहां किसी समय थल भाग था, और जहां इन दिनों भूखंड दिखता है, वहां कभी गहरा समुद्र था। पृथ्वी सिकुड़ती, फूलती, सांस लेती और करवट बदलती रही है। इस उथल पुथल में जल का स्थान थल ने और थल का स्थान जल ने ले लिया है। महाद्वीप जितने अब गिने जाते हैं, भूतकाल में कभी उससे ज्यादा रहे हैं और कभी कम। जिन क्षेत्रों के आवागमन में इन दिनों समुद्र बाधक है, वहां कभी निर्बाध रीति से पैदल अथवा थल वाहनों से आना जाना बना रहता था। उन दिनों का सुविस्तृत थल क्षेत्र कट कट कर अब टुकड़े टुकड़े हो गया है। बीच में समुद्र आ जाने से
अब ये क्षेत्र संबद्ध न रहकर असंबद्ध हो गए हैं। भारत क्षेत्र को ही लें, वह उत्तर की ओर खिसकता चला आ रहा है और दक्षिण भाग समुद्र में डूबता जा रहा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार पिछले 1 करोड़ वर्ष में वह 30 डिग्री उत्तर को खिसक आया है और यह क्रम अभी भी जारी है। आज भूगोल को पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में बांटा जाता है। भूतकाल में यह स्थिति नहीं थी। तब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध था। उत्तरी गोलार्ध में पूरा एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका सम्मिलित थे। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आदि थे। दोनों गोलार्धों के बीच में समुद्र तो था, पर इतना चौड़ा और गहरा नहीं। आज जहां अटलांटिक महासागर है, वहां कभी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप था। ईसा से 100 वर्ष पूर्व के तत्वज्ञानी तथा विज्ञानी पोसिडोनिस ने इस महाद्वीप की भूतकालीन स्थिति के संबंध में बहुत कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं और उसका नाम अटलांटिस लिखा है। ईसा से 700 वर्ष पूर्व के प्रख्यात कार्व हेसिवड और रोमन विद्वान होरेस ने भी उस महाद्वीप का उल्लेख किया है। उस समय तक उस समुद्र तल में डूबे भूभाग के संबंध में आवश्यक प्रमाण मौजूद थे। सिसिलियन विद्वान डायोडायरिस, स्पेनिश न्यायाधीश एडोरियस, महामनीषी पाइथियस, महाकवि होमर आदि की रचना में उस लुप्त महाद्वीप के संबंध में तत्कालीन जनश्रुतियों एवं उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख पाया जाता है। विद्वान प्लेटो ने अपने ग्रंथ टाइमेयस में इस महाद्वीप का न केवल भौगोलिक वर्णन किया है, वरन वहां की राजकीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अचानक एक बार महाभयंकर भूचाल आया और प्रलय जैसे दृश्य उपस्थित हो गए। बहुत बड़ा भूभाग समुद्र में समा गया और समुद्र में डूबी जमीन थल के रूप में ऊपर आ गई। प्लेटो ने यह सब यूं ही नहीं लिखा। उसने ईसा से 400 वर्ष पूर्व उस क्षेत्र में लंबी शोध यात्राएं की थी और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उस समय के थल क्षेत्र को किसी समय का समुद्र तल सिद्ध किया था। प्रोफेसर शुल्टन, रिचर्ड हैनिंग, एडोल्फ शुल्टन जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने भी उस जल प्रलय को तथ्य समर्थित बताया है, जिसने बहुत बड़े क्षेत्र को जल से थल में और थल से जल में बदल दिया था। जर्मन प्रोफेसर शुल्टन ने इस विषय में अत्यधिक दिलचस्पी ली है। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक प्रमाणों पर अपना प्रतिपादन किया, वरन खुदाई के कितने ही प्रयोग करके पृथ्वी के करवट बदलने की बात को सर्वथा सत्य सिद्ध किया। इनकी खोजों के आधार पर बार्सिलोना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें इस ओर दिलचस्पी किसी भूतकालीन पुरातत्ववेत्ता अप्पियन के ग्रंथ आइवेरिका से मिली थी, जिसमें जल प्रलय की प्रतिक्रिया का विशद वर्णन था। शुल्टन की शोध 12 खंडों में प्रकाशित हुई है। इस ग्रंथ में पृथ्वी के आरंभ काल से लेकर अब तक समय समय पर होती रही उलट पुलट का सचित्र वर्णन है।